हेलो एवरीवन। शेयर मार्केट में प्रॉफिट बनाने के लिए ऐसे स्टॉक्स बहुत ज्यादा जरूरी है जो क्वालिटी स्टॉक्स होते हैं, जो अब से पहले हमें अच्छा प्रॉफिट दे चुके हैं या फिर आने वाले टाइम में एक अच्छा बड़ा प्रॉफिट दे सकते हैं। ऐसे ही क्वालिटी वाले स्टॉक्स की लिस्ट में से आज हमने एक नाम निकाला है जिसका नाम है टाटा मोटर्स। जी हाँ, टाटा का नाम सुनते से ही हमें एक विश्वास, एक भरोसा सा आने लग जाता है। तो आज टाटा मोटर्स को हम कंप्लीटली रिव्यू करने वाले हैं, फंडामेंटल एंड टेक्निकल दोनों व्यू से यहां पर हम समझने वाले हैं। हम यहां पर बात करेंगे कि इसमें कोई मौका हमारे लिए हो सकता है या फिर कोई धोखा साबित हो सकता है, और ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं बिल्कुल सिंपल एंड सरल भाषा में। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि ये कंप्लीट वीडियो जो है सिर्फ और सिर्फ आपके एजुकेशन पर्पस से रिलेटेड है, आपके पेपर ट्रेनिंग से रिलेटेड है। अगर आपको कहीं पर कोई भी मनी इन्वेस्ट करना है तो प्लीज पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर ले लें। तो सबसे पहले हम इसके फंडामेंटल एनालिसिस को समझेंगे, देन फिर उसके बाद हम इसके टेक्निकल व्यू को समझेंगे और हम बारीकी से समझेंगे। पूरी वीडियो जरूर देखना क्योंकि इसकी बारीकी से समझना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। एक दो मिनट में एक या दो पॉइंट को देख करके समझ लिया जाए, इतना आसान नहीं होता है एनालिसिस, तो थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या फिर इसमें अभी बने रहना चाहिए या फिर एग्जिट कर लेना चाहिए, ये डिसीजन लेने में आपको सिर्फ मदद साबित होने वाली है। तो यहां पर हम इसके पहले फाइनेंशियल ट्रेंड को देख करके समझेंगे कि इसका फाइनेंशियल ट्रेंड हमें क्या बताता है। तो यहां पर हम इसके बात करेंगे रेवेन्यू, प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर के। तो ये वाली जो आप ब्लू बार स्काई ब्लू बार देख रहे हैं या इसके रेवेन्यू की, और जो रेड वाली देख रहे हैं ये इसके प्रॉफिट एंड लॉस की है। तो हम यहां पर पिछले 4 सालों को लेकर के यहां पर एनालिसिस करने वाले हैं, सन 2019, सन 2020, 21 एंड 22। पिछले 4 सालों को व्यू को देखने के बाद हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें कितना परफॉर्मेंस देखने को हमें मिला है और आने वाले टाइम में इसका क्या परफॉर्मेंस देखने को हमें मिल सकता है। तो सबसे पहले हम इसके बात करते हैं रेवेन्यू की। तो रेवेन्यू यहां पर होता है 3.05 का। यहां पर रेवेन्यू में हमें गिरावट दिखाई देती है सन 2019 से 20 के बीच में, यहां पर हो जाता है 2.64 का। देखिए 19-20 और 20-21 के बीच में हमें अगर गिरावट देखने को मिलती है तो यहां पर हम थोड़ा सा इस गिरावट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है? कोरोना, क्योंकि यहां पर कोरोना इंपैक्ट हमें देखने को मिला था। उसके बाद फिर रेवेन्यू में बढ़त होती है 2.82 की, और ये सब थाउजेंड्स करोड़ में डिटेल है। यहां पर हो जाता है 2.82 करोड़ का, और यहां पर रेवेन्यू हमें बढ़ता हुआ भी दिखाई देता है, जो कि एक अच्छा पॉइंट हमारे सामने निकल करके आ रहा है 2022 में। अगर अब इसके प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट तो मुझे यहां पर नहीं दिखाई दिया, ये कंटिन्यूसली मुझे लॉस में दिखाई दे रही है, लेकिन इतना कोई ज्यादा बड़ा हैवी लॉस नहीं है जिसको रिकवर ना किया जा सके। अगर हम इसके लॉस की बात करें तो 0.29 का हमें लॉस देखने को मिलता है सन 2019 में, यहां पर सन 2022 में 0.12% का, यहां पर फिर 0.13% माइनस में चल रहा है सब कुछ, और 0.11 माइनस में हमें इसका परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। ये हुआ इसके फाइनेंशियल ट्रेंड की बात। अब हम इसके बात कर देंगे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात। अब अगर इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करेंगे, मतलब अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया होता तो कितने टाइम में आपको कितना रिटर्न इसमें देखने को मिल सकता था, उसकी अगर मैं बात करूं तो यहां पर मैं 1 मंथ को कवर करने वाला हूं, 3 मंथ को, 6 मंथ को, 1 ईयर एंड 2 ईयर को लेकर के बात करने वाला हूं कि अगर आपने इतना होल्डिंग किया होता तो क्या परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। तो अगर इसमें 1 मंथ की होल्डिंग किए होते अब तक, तो इसमें आपको नेगेटिव परफॉर्मेंस देखने को मिलता -1.04% का। यहां पर फिर अगर आप 3 मंथ का होल्डिंग किए होते तो यहां पर आपको रिटर्न देखने को मिलता 4.57% का, और अगर आपने 6 मंथ के लिए होल्ड किया होता तो 3.07% का आपको रिटर्न देखने को मिलता। अगर आपने 1 ईयर के लिए होल्ड किया होता तो 6.48% का आपको रिटर्न देखने को मिलता। और अगर आप 2 साल, अगर पिछले 2 साल लिए होते, और अगर कोरोना इंपैक्ट आने के बाद का परफॉर्मेंस देख रहे हैं हम, ये 37.12% का यहां पर हमें रिटर्न देखने को मिलता। ओवरऑल एक चीज बहुत पॉजिटिव मुझे देखने को मिल रही है, और वो ये क्या कि यहां पर बहुत ज्यादा बड़ा लॉस नहीं देखने को मिला। मैक्सिमम जो पिछले 6 महीनों में अगर इसका जो लॉस देखने को मिल रहा है, लॉस सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है, तो क्या देखने को मिल रही है? वहां पर देखने को मिल रही है -3.07% का। मतलब इतना ज्यादा बड़ा लॉस नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसे स्टॉक्स भी होते हैं जिनमें और भी कह लीजिए कि कैपिटल आधे होने का भी डर होता है, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिला। तो ये एक तरह का मेरी नजरों से एक पॉजिटिव पॉइंट मुझे दिखाई दे रहा है। अब हम बात करेंगे इसकी कि ये कौन से सेक्टर से बिलोंग करता है। जैसे कि मैंने यहां पर बाय डिफॉल्ट PSU बैंक लिखा हुआ है, लेकिन ये ऑटो सेक्टर का परफॉर्मेंस यहां पर हम देखने वाले हैं। ठीक है, ऑटो सेक्टर का। अब ऑटो सेक्टर में जो भी टॉप 10 स्टॉक्स होते हैं जो सबसे ज्यादा वजन रखते हैं, सबसे ज्यादा वेट रखते हैं,
उन टॉप 10 में टॉप 10 की अगर लिस्ट में हम बात करें तो टॉप 3rd नंबर पे हमें दिखाई देता है टाटा मोटर्स, जो कि टॉप 3rd नंबर पे ऑटो सेक्टर में सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला स्टॉक है। अगर हम टॉप नंबर 1 पर बात करें तो यहां पर सबसे ज्यादा टॉप पर वेट रखता है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, M&M लिमिटेड। अगर आप इसके वेटेज की बात करें तो 20.08% का वेट इसमें होल्ड किया हुआ है ऑटो सेक्टर में। सेकंड नंबर पे है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। अगर हम इसके होल्डिंग की बात करें तो 18.74% का, एक तरह से होल्डिंग नहीं वेटेज की बात करें हम तो यहां पर 18.74% का वेटेज इसमें लेकर के बैठा हुआ है। फिर आता है 3rd नंबर पे जो कि 11.69% का वेट रखाता है ऑटो सेक्टर में। टॉप 3rd में लिस्ट में है, कोई छोटी बात नहीं होती है। टॉप 10 में से हमने टॉप 4 यहां पर पिक करे हैं और उसमें भी टॉप 3rd नंबर पे अपनी पोजीशन बनाए हुए रखा है टाटा मोटर्स। अब यहां पर अगर बात करें हम 4th नंबर की तो यहां पर 4th नंबर पे हमें दिखाई देता है आयशर मोटर। आयशर मोटर यहां पर टॉप 4 नंबर की लिस्ट में 4th नंबर पे हमें दिखाई देता है, जो कि 7.56% का वेटेज लेकर के रखे हुए हैं। अगर हम इसके बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में कि म्यूचुअल फंड में कितनी होल्डिंग है, तो सबसे पहले हम इसके प्रमोटर होल्डिंग से शुरुआत करेंगे। 46.39% का होल्डिंग लेकर के बैठे हुए प्रमोटर होल्डिंग्स यहां पर है। फिर आती है म्यूचुअल फंड की बारी। म्यूचुअल फंड ने होल्डिंग ले रखी है 6.93% का। फिर आता है अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस मतलब कि डीआईआईज, यहां पर 8.36% का होल्डिंग देखने को हमें मिलता है। फिर आता है फॉरेन इंस्टीट्यूशंस मतलब कि एफआईआईज 18.15% का होल्डिंग्स ये लेकर के बैठे हुए हैं। और फिर आता है रिटेलर एंड अदर्स 20.16% का ये होल्डिंग लेकर के बैठे हुए हैं। ये तो हुआ इसका मोटा मोटा। अब मैं थोड़ा सा आपको डीप ले जाकर के बताना चाहूंगा और मैं दिखाना चाहूंगा कि क्यों हम इसको एनालिसिस कर रहे हैं। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग पर आपकी नजर डलवाना चाहूंगा। म्यूचुअल फंड यहां पर मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। पिछले टाइम से इस टाइम इसने अपनी एक तरह से जो होल्डिंग्स थी उसको बढ़ा लिया है। 6.54% का होल्डिंग था, इसने 6.93% का होल्डिंग कर लिया है, जो कि बढ़ा लिया गया है। इसके बाद फिर म्यूचुअल फंड, ये सब लोगों का हम क्यों देखते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा चालाक लोग होते हैं। मतलब ये कि बहुत ही ज्यादा डीप एनालिसिस करने के बाद किसी स्टॉक में बाइंग एंड सेलिंग करते हैं ये। तो हम इसीलिए इनकी होल्डिंग्स को देख रहे हैं ताकि हमें पता लग सके कि जो हमसे मतलब हम तो इनकी सामने एक तरह से कोई लिस्ट में आते ही नहीं, क्योंकि ये थाउजेंड्स करोड़ में खरीदी बिक्री करने वाले लोग होते हैं। तो ये इंस्टीट्यूशंस में क्या होल्डिंग क्या सेलिंग देखने को मिल रही है। तो यहां पर मैंने सिलेक्ट कर लिया है अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस को। अगर आप इसकी होल्डिंग्स को देखेंगे तो पिछले से इसने अपनी होल्डिंग अब भी बढ़ा दी है। और अगर आप इसके पिछले ऑलमोस्ट सितंबर से अगर काउंट करेंगे, सितंबर 2021 या ऑलमोस्ट 2020 से, तो यहां पर इसने लगातार अपनी होल्डिंग बढ़ाई ही है। और यहां पर अभी होल्डिंग बढ़ा करके कर दी है 8.36% का दिसंबर 2022 में। अब मैं आपको इससे ज्यादा चौंकाने वाले रिजल्ट बताना चाहूंगा और वो रहेंगे फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के। गाइस फॉरेन इंस्टीट्यूशन के अगर आप आकर के देखेंगे तो दिसंबर 2022 में अब से सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ करके इसने 18.50% का होल्डिंग बढ़ा लिया। मतलब पिछले से ऑलमोस्ट 4% की होल्डिंग को ऊपर की तरफ लेकर के गया। तो कोई तो बात है यार टाटा मोटर्स में, इसीलिए लेकर गया। अच्छा, ये सारी जानकारी जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं वो मैं आपको करा रहा हूं ट्रिकर टैप की वेबसाइट से। आप भी जाकर के विजिट करके यहां से यह सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। बहुत अच्छी वेबसाइट है, मैं एनालिसिस करने के लिए ज्यादातर इसको यूज किया करता हूं। तो ये तो हुआ इसका फंडामेंटल व्यू। अब हम इसके बात करेंगे टेक्निकल व्यू से कि टेक्निकल व्यू हमें क्या बता रहा है। तो टेक्निकल व्यू समझने के लिए डायरेक्ट हम आ गए टाटा मोटर्स के चार्ट पर। टाटा मोटर्स के चार्ट पर मैंने डेली का टाइम फ्रेम यहां पर सिलेक्ट किया हुआ है। और जैसा कि मैं अपने जो भी इंडिकेटर्स यूज करता हूं मैं आपको डेली लाइव स्ट्रीमिंग में बताते रहता हूं। अगर आप इंडिकेटर्स के बारे में जानकारी चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लो, चैनल को लाइक कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। और नेक्स्ट डे के लाइव सेशन में मैं आपको मिलूंगा तो मैं आपको वो भी बता दूंगा। तो मैं अभी आपको बता देता हूं, यहां पर जो आप एक ट्रेंड लाइन देख रहे हैं, ऑलमोस्ट प्राइस काफी ज्यादा टाइम से इसके नीचे ही कंसोलिडेट करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ यहां पर जो आपको एक लाइन दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है 5 डेज के मूविंग एवरेज की, जो कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। प्राइस इसके ऊपर हमें क्लोजिंग देता हुआ नजर आया, अब से पहले भी हमें देता हुआ नजर आया, लेकिन यहां पर एक तरह से ट्रेंड अब हमें अप होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ यहां पर चैनल ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी का जो एक बाइंग का इंडिकेटर है वो भी हमें ऑन होता हुआ नजर आ रहा है। तो मतलब ये कि यहां पर हम एज अ बायर परफॉर्म कर सकते हैं। इमीडिएट बाय करने के लिए नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि यहां पर अभी थोड़ा सा एक कंफर्मेशन का वेट कर लेना चाहिए। एंट्री पॉइंट की अगर मैं बात करूं आपको
तो जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाता है, मतलब 443 का लेवल जब भी ब्रेक हो जाए, 443 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है, तो एज अ बायर आप परफॉर्म करके एक अच्छा बड़ा प्रॉफिट यहां पर ले पाएंगे। टारगेट क्या रखना है वो भी मैं आपको बता देता हूं, लेकिन इससे थोड़े से और बड़े टाइम फ्रेम पर मैं जाकर के आपको बताना चाहूंगा कि क्यों हमने इसको हम एज अ टेक्निकल व्यू से भी इसको स्ट्रॉन्ग मान करके चल रहे हैं। अगर हम इसके वीकली टाइम फ्रेम पर जाकर के देखेंगे तो यहां पर भी आपको एक जो ब्लू वाली लाइन दिखाई दे रही है, इसकी ट्रेंड लाइन है। प्राइस कई बार इसके पास आकर के कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन इसके ऊपर अब तक के क्लोजिंग नहीं दे पाया। अगर ये इसके ऊपर ब्रेक करके जाता है तो इस बार मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हमें दिखाई दे रही है कि प्राइस काफी अच्छा बुलिश मूव हमें लेता हुआ नजर आ सकता है। साथ ही साथ इसके और भी बड़े डिफरेंट टाइम फ्रेम पर मैं आपको ले जाना चाहूंगा। यहां पर मैं मंथली तक मैक्सिमम आना चाहूंगा, तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि पिछले अगर आप इसकी कैंडल को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बिफोर 16 मंथ, मतलब एक साल से भी ज्यादा ये इसी ट्रेंड लाइन के नीचे हमें कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस बार सबसे अच्छा पॉजिटिव पॉइंट क्या दिखाई दे रहा है कि ऑलमोस्ट इस बार, अब से पहले भी कई बार जब क्या होता है ना, ट्रेंड लाइन ज्यादा टेस्ट हो जाता है ना, ज्यादा बार प्राइस वहां पर आकर के नीचे की तरफ चले जाए, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी छोटे टाइम फ्रेम से पता लगती है कि हाँ अब इसमें ब्रेकआउट आने की प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है। तो यहां पर अब अगर ये ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगा, मतलब डेली टाइम फ्रेम से अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाएगा, मैं दिखा देता हूं एक बार ट्रेंड लाइन फिर से डेली वाली, कि अगर डेली वाले टाइम फ्रेम से ऊपर की तरफ ये गया तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि ये इस स्पीड से चलना शुरू करेगा, क्योंकि अभी मार्केट में गिरावट होने के बावजूद भी प्राइस ने काफी अच्छा सस्टेन किया हुआ है अपने आप को। और अगर यहां से जब मार्केट में रिकवरी आएगी, देखिए इस बात को बिल्कुल आप समझ लीजिए कि हमेशा मार्केट गिरता रहेगा ऐसा नहीं होता। मार्केट में जब भी रिकवरी हमें आती हुई दिखाई देगी, तब हमें फिर उसके स्टॉक्स जो है ना, जो कि स्टॉक सेक्टर में जो सबसे ज्यादा वेटेज रखाने वाले स्टॉक्स होते हैं, वो बहुत अच्छा परफॉर्म हमें करते हुए दिखाई देते हैं। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यही बन रही है कि यहां से अगर ये ट्रेंड लाइन नीचे से ऊपर की तरफ ब्रेक करेगी तो काफी अच्छा बुलिश परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलने वाला है। तो गाइज ये कंप्लीट एनालिसिस मैंने अपने लिए करना था, सोचा आपके साथ भी जरूर शेयर कर दूं। गाइज अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं, चैनल पर पहली बार आए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस को लेकर के आता रहूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया या फिर अगर कोई कॉन्सेप्ट या कोई कंफ्यूजन आपको रहा हो तो बिल्कुल मुझे कमेंट करके बताएं। मैं आने वाली वीडियोस के अंदर उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं आपको मिलूंगा अब नए जल्द वीडियो के अंदर। अभी के लिए मैं आपसे अलविदा लेना चाहूंगा।